नमस्कार, भारत अपडेट में स्वागत है आप सभी का और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। तो बुलेटिन का आगाज इस वक्त की बड़ी खबर के साथ कर लेते हैं। आपके टीवी स्क्रीन पर यह अहम जानकारी केजरीवाल पर इस वक्त की बड़ी खबर, जहां राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल को जेल भेज दिया है। सीएम केजरीवाल को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेजे गए थे अरविंद केजरीवाल। अब तक ईडी हिरासत में थे, अब जेल जाएंगे केजरीवाल। यह अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। अरविंद केजरीवाल को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। अब तक हिरासत में थे, अब जेल जाएंगे अरविंद केजरीवाल। ये अहम जानकारी इस वक्त की बता रहे हैं आपको। 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेजे गए थे अरविंद केजरीवाल। राउज एवेन्यू कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है। आपको बता दें कि सीएम केजरीवाल को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेजे गए हैं अरविंद केजरीवाल। अब तक ईडी हिरासत में थे, अब जेल जाएंगे अरविंद केजरीवाल। तिहाड़ जेल में अब उनसे आगे की पूछताछ होगी। तो यह अहम जानकारी आपको बता रहे हैं अरविंद केजरीवाल से जुड़ी। राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल को जेल भेज दिया है। आपको बता दें कि 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया है अरविंद केजरीवाल को। तो बता दें कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में रहेंगे अरविंद केजरीवाल। अभी तक ईडी पूछताछ उनसे कर रही थी, अब जेल जाना होगा अरविंद केजरीवाल को। 15 अप्रैल तक के लिए ये फैसला जो है वो सुनाया गया है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को ईडी ने राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया, जिसके बाद कोर्ट ने ईडी की मांग स्वीकार की है और अरविंद केजरीवाल को 15 अप्रैल तक जेल भेज दिया है। आपको बता दें कि अब दिल्ली के मुख्यमंत्री को तिहाड़ जेल में रखा जाएगा। वहीं दूसरी तरफ ईडी ने केजरीवाल पर पूछताछ में सहयोग न करने का भी आरोप लगाया। ईडी का कहना है कि सीएम केजरीवाल ने अभी तक अपना फोन हमें नहीं दिया है। इस बीच एक और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल को जेल भेज दिया है। केजरीवाल ने कोर्ट के सामने कई मांगे रखी है। जेल में टेबल, कुर्सी और खास डाइट की मांग की गई है। केजरीवाल ने 3 किताबों की भी मांग की है। रामायण, गीता और हाउ पीएम डिसाइड ये किताबें हैं जिनकी मांग अरविंद केजरीवाल ने जेल में की है। यह जानकारी आपको बता रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने एक अच्छी डाइट और साथ ही साथ 3 किताबों की मांग की है। आपको बता दें कि जेल में टेबल, कुर्सी और खास डाइट की मांग कर रहे थे अरविंद केजरीवाल। कोर्ट के सामने अरविंद केजरीवाल ने ये मांगे रखी है। केजरीवाल ने कोर्ट के सामने जो मांगे रखी उसमें जेल में उन्हें टेबल, कुर्सी और खास डाइट की मांग रखी है। इसी के साथ आपको बता दें कि 3 किताबें हैं जो अरविंद केजरीवाल ने मांगी है, जिसमें हाउ पीएम डिसाइड, रामायण और गीता शामिल। इसी बीच एक और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुंबई दौरा, 90 वर्ष में आरबीआई कर रहा प्रवेश। पीएम मोदी आरबीआई के कार्यक्रम में शामिल हुए। नरीमन पॉइंट एनसीपीए में ये कार्यक्रम हुआ, जहां पर पीएम मोदी शामिल हुए। पीएम मोदी ने कार्यक्रम को संबोधित भी किया। यह अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुंबई दौरा, मुंबई के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहे। इस दौरान 90 वर्ष में आरबीआई का जो प्रवेश है उसके खास कार्यक्रम में पीएम मोदी शामिल हुए और इस दौरान उन्होंने संबोधन भी दिया। तो यह अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुंबई दौरा, जहां उन्होंने आरबीआई के स्थापना दिवस के कार्यक्रम में शिरकत की है। आपको बता दें कि 90 वर्ष में आरबीआई प्रवेश कर रहा है। इसी बीच एक और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। दिल्ली से बीजेपी मैनिफेस्टो कमेटी की बैठक जारी है। राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में यह बैठक हो रही है। राजनाथ सिंह मैनिफेस्टो कमेटी के अध्यक्ष हैं। सह संयोजक पीयूष गोयल मीटिंग में मौजूद हैं। स्मृति ईरानी, केशव प्रसाद मौर्य भी मीटिंग में शामिल हैं। इसी के साथ अश्विनी वैष्णव, राधा मोहन दास अग्रवाल, विनोद तावड़े समेत कमेटी के अन्य सदस्य इस बैठक में मौजूद हैं। बीजेपी मुख्यालय में मैनिफेस्टो कमेटी की ये बैठक जारी है। यह अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। बीजेपी मुख्यालय में मैनिफेस्टो कमेटी की अहम बैठक जो जारी है। आपको बता दें कि मैनिफेस्टो बीजेपी का किस प्रकार का होगा उसको लेकर यहां पर मंथन किया जा रहा है। राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में यह बैठक हो रही है।
राजनाथ सिंह मैनिफेस्टो कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए हैं। साथ ही साथ सह संयोजक पीयूष गोयल भी मीटिंग में शामिल हैं। स्मृति ईरानी, केशव प्रसाद मौर्य भी मीटिंग में शामिल हैं। मैनिफेस्टो कमेटी के सभी सदस्य इसमें शामिल हैं और मैनिफेस्टो को लेकर यहां पर मंथन किया जा रहा है। चलिए तो खबरों में आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा में कांग्रेस को फिर बड़ा झटका लगा है। छिंदवाड़ा नगर निगम के मेयर विक्रम अहाके ने भोपाल पहुंचकर बीजेपी का दामन थाम लिया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने विक्रम अहाके का स्वागत किया। नकुलनाथ के आदिवासियों को लेकर दिए गए बयान से आहत होकर विक्रम अहाके बीजेपी में शामिल हुए हैं। बता दें कि महापौर विक्रम अहाके के साथ कई लोग भी बीजेपी में शामिल हुए। इससे पहले छिंदवाड़ा के अमरवाड़ा से कांग्रेस विधायक कमलेश साहू बीजेपी में शामिल हुए थे। जिला अध्यक्ष और बहुत सारे लोग हमारे यशस्वी शुभंकर अध्यक्ष माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी और हम लोगों ने उनको भाजपा की सदस्यता दिलाई। नरोत्तम मिश्रा जी दिल्ली है, माननीय कैलाश जी अभी वर्तमान में कार्य से चुनाव में लगे हुए, सब लोग मिले हुए और सबने ताकत के साथ भाजपा को खड़ा करने का निर्णय किया है। मेरी अपनी ओर से महापौर और सभी लोगों से कहा कि छिंदवाड़ा के विकास में हम कोई कोर कसर बाकी नहीं रखेंगे। कई पार्षदगण भी सब मिल के आए, नए नशे के जिला अध्यक्ष, विधानसभाओं के प्रभारी, बहुत सारे लोग आए। मैं सबका स्वागत करता हूं। राजधानी दिल्ली के बुराड़ी और वजीराबाद इलाके में एक बार फिर से तेंदुए का आतंक देखने को मिला। तेंदुए ने 4 से 5 लोगों पर हमला कर उन्हें घायल कर दिया है, जिसके बाद से ही इलाके में दहशत का माहौल बना। वहीं स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना पुलिस विभाग और वन विभाग को दी है। फिलहाल तेंदुआ एक घर में बंद है। दिल्ली में विपक्षी दलों की महारैली पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री और जोधपुर से लोकसभा उम्मीदवार गजेंद्र सिंह शेखावत ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने को रोकने के लिए पिछली बार की तरह इस बार भी ये सारे लोग जो विभिन्न घोटाले में फंसे हैं, ये सब घोटालेबाज एक साथ एकत्रित हुए हैं। और इसी के साथ उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनिए। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने को रोकने के लिए पिछली बार की बात ही इस बार भी ऐसे सारे लोग जो विभिन्न तरह के घोटालों में फंसे हैं, कोई चारा घोटाला में फंसा है, कोई जमीन घोटाला में फंसा है, कोई नौकरी घोटाला में फंसा है, कोई कोयला घोटाला में फंसा है, ये सारे घोटालाबाज एकत्रित हुए थे। एक बार फिर इस बार भी एकत्रित हुए और ऐसे सारे एकत्रित हुए लोगों ने अपने आप को बचाने के लिए ये एक अलायंस, ऐसा जो है अनहॉली अलायंस बनाया था। और उसके बाद में जिस तरह का बिखराव उसमें हुआ, अब तो मुझे लगता है कि उसका कोई अस्तित्व भी नहीं बचा है। वो नॉन एग्जिस्टेंट हो गया, इनसिग्निफिकेंट हो गया। और ऐसे सारे लोग जो खुद भ्रष्टाचार के केस में फंसे हों या उनकी पार्टी के बड़े नेता फंसे हों, वो अगर ईडी और सीबीआई के दुरुपयोग की बात करें तो मुझे लगता है कि इससे ज्यादा हास्यास्पद और कुछ भी नहीं हो सकता। नोएडा पुलिस की एक 25,000 के इनामी बदमाश के साथ मुठभेड़ हो गई। उसे घायल अवस्था में गिरफ्तार कर इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा गया। बदमाश पर लूटपाट के 26 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। बदमाश गन पॉइंट पर लोगों से लूट करता था। आरोपी के कब्जे से एक अवैध तमचा, 315 बोर, एक जिंदा कारतूस, एक चोरी की अपाचे बाइक बरामद हुई है। 39 की पुलिस की एक बदमाश के साथ मुठभेड़ हुई है। थाना सेक्टर 39 की पुलिस सेक्टर 45 के पास चेकिंग कर रही थी, जहां पर एक लड़का मोटरसाइकिल पर संदिग्ध आता हुआ दिखाई दिया। उसे रोकने का प्रयास किया गया। पुलिस पार्टी पर उसने हमला किया। बचाव में पुलिस पार्टी के द्वारा फायरिंग की गई, जिसमें वह बदमाश घायल हुआ। घायल बदमाश की पहचान राजेश कश्यप उर्फ भेड़ा के रूप में हुई है, जिसके ऊपर करीब 2 दर्जन से अधिक मुकदमे पंजीकृत हैं लूट एवं संगीन धाराओं में। ये बदमाश गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में वांछित चल रहा था। इसके ऊपर 25,000 रुपये का इनाम घोषित था। इसके द्वारा पुलिस पार्टी पर जो फायरिंग की गई थी उसमें तमंचा बरामद कर लिया गया। इसके पास एक मोटरसाइकिल बरामद हुई है।
उधर यूपी के अलीगढ़ में एक किशोर की गला काटकर हत्या कर दी गई। बता दें कि किशोर का शव नगला पटवारी इलाके में मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हालांकि अभी तक हत्या की वजह का पता नहीं लग पाया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। थाना ग्वारसी क्षेत्र के नगला पटवारी इलाके में एक शरीर मृत अवस्था में सुबह सुबह पाया गया। जब इसकी सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस ने तुरंत संज्ञान लिया और मौके पर पहुंचकर सभी साक्ष्यों का संकलन किया। फील्ड यूनिट ने भी मौके पर पहुंचकर वैधानिक कार्रवाई की, सभी साक्ष्यों का संकलन किया। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। प्राप्त तहरीर अनुसार मुकदमा लिखा जा रहा है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। इस साल 5 दिग्गजों को भारत रत्न सम्मान मिला। इसमें लालकृष्ण आडवाणी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनके घर जाकर सम्मानित किया। इस दौरान पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे। ये रिपोर्ट देखिए। लालकृष्ण आडवाणी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान, बीजेपी के दिग्गज नेता को भारत रत्न सम्मान, राष्ट्रपति ने आडवाणी को घर जाकर किया सम्मानित। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह रहे मौजूद। बीजेपी के संस्थापक सदस्यों में से एक और देश के पूर्व गृह मंत्री लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें घर जाकर सम्मानित किया। इस दौरान पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे। तबीयत खराब होने की वजह से आडवाणी शनिवार को हुए अलंकरण समारोह में शामिल नहीं हो सके थे। जब फरवरी में इस सम्मान के लिए उनके नाम का ऐलान किया गया था, तब उन्होंने खुशी जताते हुए कहा था, मैं अत्यंत विनम्रता और कृतज्ञता के साथ भारत रत्न स्वीकार करता हूं, जो मुझे प्रदान किया गया है। ये न सिर्फ एक व्यक्ति के रूप में मेरे लिए सम्मान की बात है, बल्कि उन आदर्शों और सिद्धांतों के लिए भी सम्मान है, जिनकी मैंने अपनी पूरी क्षमता से जीवन भर सेवा करने की कोशिश की। मैं अपने परिवार के सभी सदस्यों, विशेषकर अपनी प्रिय दिवंगत पत्नी कमला के प्रति भी अपनी गहरी भावनाएं व्यक्त करता हूँ। उस वक्त आडवाणी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पीएम मोदी को भी धन्यवाद देते हुए कहा था, हमारा देश महानता और गौरव के शिखर पर प्रगति करे। आइए अब बीजेपी के दिग्गज नेता आडवाणी के करियर पर एक नजर डालते हैं। 8 नवंबर 1927 को अविभाजित भारत के कराची में लालकृष्ण आडवाणी का जन्म हुआ। लालकृष्ण आडवाणी की शुरुआती पढ़ाई लाहौर में हुई। बाद में मुंबई के गवर्नमेंट लॉ कॉलेज से लॉ में स्नातक किया। 1942 में आडवाणी स्वयं सेवक के रूप में आरएसएस में शामिल हुए। सितंबर 1947 में विभाजन के दौरान सिंध छोड़कर दिल्ली आ गए। 1958 से 63 के बीच दिल्ली राज्य जनसंघ के सचिव रहे। फरवरी 1965 में कमला आडवाणी से शादी हुई। दिसंबर 1972 में भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष चुने गए। जून 1975 में आपातकाल के दौरान बेंगलुरु में गिरफ्तार किए गए। साल 1977 से 1979 तक पहली बार केंद्र सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे। 1980 से 86 तक भारतीय जनता पार्टी के महासचिव का पद संभाला। 1990 में सोमनाथ से अयोध्या तक राम रथ यात्रा की शुरुआत की। अक्टूबर 1999 से मई 2004 तक आडवाणी देश के गृह मंत्री रहे। जून 2002 से लेकर मई 2004 तक देश के उप प्रधानमंत्री भी रहे। आडवाणी 4 बार राज्यसभा के और 5 बार लोकसभा के सदस्य रहे हैं। लालकृष्ण आडवाणी का सियासी करियर काफी उतार चढ़ाव भरा रहा। 1990 में राम मंदिर आंदोलन के दौरान रथ यात्रा की वजह से उनको काफी लोकप्रियता मिली। हालांकि इस दौरान उनकी गिरफ्तारियां भी हुई। 1999 से 2004 तक एनडीए की सरकार में वो गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री भी बनाए गए। आखिरी बार 2014 से 2019 तक वो गांधीनगर से सांसद रहे। इस साल लालकृष्ण आडवाणी के साथ 4 और हस्तियों को भारत रत्न सम्मान मिला है। इनमें बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जननायक कर्पूरी ठाकुर, पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह और पीवी नरसिम्हा राव, महान कृषि वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन शामिल हैं।
इन चारों शख्सियतों के परिजनों ने राष्ट्रपति भवन में यह सम्मान हासिल किया। नरसिम्हा राव के बेटे पीवी प्रभाकर राव, चौधरी चरण सिंह के पोते जयंत चौधरी, कर्पूरी ठाकुर के बेटे रामनाथ ठाकुर और MS स्वामीनाथन की बेटी नित्या राव ने राष्ट्रपति से यह सम्मान लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत अपडेट। 1 अप्रैल यानी आज से पैसों से जुड़े कुछ बदलाव हो रहे हैं। इन बदलावों में क्रेडिट कार्ड और NPS समेत कई नियम शामिल हैं। और इतना ही नहीं, सबसे बड़ी बात तो ये है कि इन बदलावों से आपकी जेब पर सीधा असर पड़ सकता है। तो चलिए ग्राफिक्स के जरिए इन बदलावों के बारे में विस्तार से जानते हैं। 1 अप्रैल से यानी आज से नए फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत हो गई है। 1 अप्रैल से पैसे से जुड़े ये 6 बदलाव हैं जो आपकी जेब पर सीधा असर डालेंगे। आज से ये बदलाव हो रहे हैं। बदलाव से आपकी जेब पर सीधा असर पड़ने जा रहा है। वो क्या बदलाव है वो आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। बदलावों में क्रेडिट कार्ड, NPS समेत कई नियम शामिल हैं। NPS की बात करें तो PFRDA ने आधार बेस्ड 2 स्टेप ऑथेंटिफिकेशन सिस्टम पेश किया है। NPS को और सिक्योर बनाने के लिए इस सिस्टम को पेश किया गया है। NPS के नियमों में यह बदलाव है वो आपको बता रहे हैं। सभी पासवर्ड बेस्ड NPS यूजर्स के लिए यह सिस्टम होगा। जो बदलाव है वो सभी पासवर्ड बेस्ड NPS यूजर्स के लिए होने वाला है। SBI की बात करें तो कुछ क्रेडिट कार्ड के लिए रिवॉर्ड पॉइंट्स का कलेक्शन अब बंद कर दिया गया है। SBI क्रेडिट कार्ड में बदलाव वो आपको बता रहे हैं। किराया भुगतान लेन देन पर रिवॉर्ड पॉइंट्स जो कलेक्शन था वो अब पूरे तरीके से बंद हो गया है। 1 अप्रैल आज से ये बदलाव जो है वो लागू हो गए हैं। इसी के साथ AURUM, SBI कार्ड एलीट, SBI कार्ड एलीट एडवांटेज, SBI कार्ड प्लस और सिंप्लीकेशन, ये तमाम जो क्रेडिट कार्ड हैं उनमें बदलाव किए गए हैं। येस बैंक की बात करें तो क्रेडिट कार्ड में मिलेगा कॉम्प्लीमेंट्री डोमेस्टिक। एक कैलेंडर तिमाही में कम से कम 10,000 का खर्च करना होगा। लाउंज एक्सेस की सुविधा लेने के लिए भी ये खर्च जो है वो करना होगा। ICICI बैंक की बात करें तो क्रेडिट कार्ड में तिमाही में 35,000 खर्च कर सकते हैं और एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड पर कुछ खर्चों में रिवॉर्ड पॉइंट्स अब नहीं मिलेंगे। ईंधन, बीमा और गोल्ड पर खर्च के लिए नहीं मिलेंगे रिवॉर्ड पॉइंट्स। एक्सिस बैंक ने यह बदलाव किया है। 20 अप्रैल से नियमों को लागू करेगा एक्सिस बैंक। नए फाइनेंशियल ईयर में हालांकि ये बदलाव हुए हैं। ओला मनी की बात करें तो वॉलेट में प्रति माह अधिकतम 10,000 रुपए अब लोड कर सकेंगे। छोटे PPI वॉलेट सेवाओं पर स्विच कर रहा है ओला, यानी कि जो अमाउंट है वो बढ़ा दिया गया है ओला मनी के लिए। फास्टैग की अगर बात करें तो 31 मार्च 2024 फास्टैग KYC का आखिरी दिन रहा और उसके बाद KYC ना करने पर आज से फास्टैग यूज करने में काफी समस्या हो सकती है। NHAI ने फास्टैग KYC को अनिवार्य किया है और अगर कल तक आप ये KYC करवा चुके हैं तो अच्छी बात है, अन्यथा आज से काफ़ी समस्याएं होने जा रही है। LPG की बात करें तो 1 अप्रैल को LPG सिलेंडर की कीमतों में भी बदलाव हो सकता है। कमर्शियल घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में ये बदलाव हो सकता है। लोकसभा चुनाव के चलते कीमतों में बदलाव की संभावना हालांकि कम है, लेकिन यह बदलाव हो सकता है। इंतजार की घड़ियां अब खत्म हो चुकी हैं। चुनाव आयोग ने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान कर दिया है। लोकसभा चुनाव 7 चरणों में होंगे और चुनाव के नतीजे 4 जून को आएंगे। अब एक रिपोर्ट के जरिए आपको उन सभी तारीखों की जानकारी देंगे जिसे हर किसी को जानना बेहद जरूरी है। देश में सबसे बड़े चुनाव का बिगुल बज गया है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव कार्यक्रम का ऐलान कर दिया। 543 लोकसभा सीटों के लिए 7 चरणों में मतदान होगा और चुनाव के नतीजे 4 जून को सभी के सामने आएंगे। चुनाव का ऐलान, खत्म हुआ इंतजार। तारीखों का ऐलान, क्या है दलों का प्लान, किसका चलेगा दाव, कौन जीतेगा चुनाव, मोदी रथ को रोकने में क्या विपक्ष होगा कामयाब। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए तारीखों का ऐलान हो गया है। 543 सीटों के लिए
7 चरणों में चुनाव होंगे। पहले फेज की वोटिंग 19 अप्रैल को और आखिरी फेज की वोटिंग 1 जून को होगी। 4 जून को चुनाव के नतीजे सबके सामने आएंगे। वोटिंग से लेकर नतीजों तक इसमें 46 दिन लगेंगे। लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा, लोकतंत्र के सबसे बड़े महापर्व का शुभारंभ हो गया है। चुनाव आयोग ने 2024 के लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी है। बीजेपी एनडीए इन चुनावों में उतरने के लिए पूरी तरह से तैयार है। सुशासन और जनसेवा के अपने ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर हम जनता जनार्दन के बीच आएंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि 140 करोड़ परिवारजनों और 96 करोड़ से अधिक मतदाताओं का भरपूर स्नेह और आशीर्वाद हमें लगातार तीसरी बार मिलेगा। पहले चरण में 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की कुल 102 लोकसभा सीटों के लिए 19 अप्रैल को मतदान होगा। इस चरण में 10 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जिनकी सभी लोकसभा सीटों पर वोटिंग की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। पहले चरण में मध्य प्रदेश की 6, मणिपुर की 2, अरुणाचल प्रदेश 2, असम के 5, बिहार की 5, छत्तीसगढ़ की 1, जम्मू कश्मीर की 1, लक्षद्वीप की 1, राजस्थान की 12, सिक्किम की 1, तमिलनाडु के 39, त्रिपुरा 1, उत्तराखंड 5, पश्चिम बंगाल 3, नागालैंड 1, मेघालय 2, महाराष्ट्र 5, उत्तर प्रदेश 8, अंडमान निकोबार 1, मिजोरम 1 और पुडुचेरी की 1 सीट पर चुनाव होंगे। दूसरे चरण में 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 89 लोकसभा सीटों के लिए 26 अप्रैल को वोटिंग होगी। इस चरण में 4 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहां की सभी सीटों पर मतदान होना है। दूसरे चरण में असम की 5, बिहार की 5, उत्तर प्रदेश की 8, पश्चिम बंगाल की 3, जम्मू कश्मीर की 1, महाराष्ट्र की 8, मध्य प्रदेश की 7, छत्तीसगढ़ की 3, कर्नाटक की 14, राजस्थान की 13, त्रिपुरा की 1 और केरल की 20 सीटों पर मतदान होंगे। तीसरे चरण में 7 मई को 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 94 लोकसभा सीटों के लिए वोटिंग होगी, जिसमें 6 राज्यों की सभी सीटें शामिल हैं। तीसरे चरण में उत्तर प्रदेश की 10, पश्चिम बंगाल की 4, बिहार की 5, जम्मू कश्मीर 1, महाराष्ट्र 11, मध्य प्रदेश 8, असम 4, छत्तीसगढ़ 7, कर्नाटक 14, गुजरात 26, गोवा 2 और दादर नागर हवेली और दमन दीव की 2 सीटों पर मतदान होंगे। चौथे चरण में 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सभी लोकसभा सीटों के लिए कुल 96 लोकसभा सीटों पर 13 मई को वोटिंग होगी। चौथे चरण में उत्तर प्रदेश की 13, पश्चिम बंगाल की 8, बिहार की 5, जम्मू कश्मीर की 1, महाराष्ट्र की 11, झारखंड की 4, मध्य प्रदेश की 8, उड़ीसा की 4, तेलंगाना की 17 और आंध्र प्रदेश की 25 सीटों पर वोटिंग होगी। पांचवें चरण में 20 मई को 3 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सभी सीटों के साथ ही कुल 8 राज्यों की 49 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होगी। पांचवें चरण में उत्तर प्रदेश की 14, पश्चिम बंगाल की 7, बिहार की 5, जम्मू कश्मीर 1, महाराष्ट्र 13, झारखंड 3 और उड़ीसा की 5 सीटों पर वोटिंग होगी। छठे चरण में 7 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की कुल 57 सीटों पर वोटिंग होगी। छठे चरण में उत्तर प्रदेश की 14, पश्चिम बंगाल की 8, बिहार 8, झारखंड 4, उड़ीसा 6, दिल्ली 7 और हरियाणा की 10 सीटों पर चुनाव होंगे। सातवें और अंतिम चरण में 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 57 लोकसभा सीटों पर 1 जून को वोटिंग होनी है। सातवें चरण में उत्तर प्रदेश की 13, पश्चिम बंगाल की 9, बिहार 8, झारखंड 3, ओडिशा 6, पंजाब 13, हिमाचल प्रदेश 4 और चंडीगढ़ की 1 सीट पर मतदान होंगे। बहरहाल देश की निगाहें जून महीने की 4 तारीख के मंगलवार पर होंगी। देखना दिलचस्प होगा कि 2024 के इस दंगल में किसका मंगल होने वाला है। क्या तीसरी बार सत्ता की गद्दी पर मोदी सरकार विराजमान होगी या फिर डूबती हुई अपनी नैया को विपक्ष पार लगा पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत अपडेट। पीएम मोदी ने रविवार क्रांतिधरा मेरठ से चुनावी शंखनाद किया। पीएम ने पश्चिमी यूपी से ही पूरे देश में सियासी पारा गरमा दिया। सीएम योगी और जयंत चौधरी मंच पर मौजूद रहे। मोदी ने मंच से चौधरी चरण सिंह को याद कर भाषण की शुरुआत की। उस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि मेरठ से मेरा खास रिश्ता है। पिछली बार भी योगनाथ की इसी धरती से रैली का आगाज करने का सौभाग्य मिला। उन्होंने कहा कि जब भारत दुनिया में नंबर 3 पर पहुंचेगा तो देश में गरीबी तो दूर होगी ही, साथ साथ एक सामर्थ्यवान, एक सशक्त देश भी बनेगा।
आपको याद होगा 2014 में और 2019 में मैंने अपने चुनाव अभियान की शुरुआत यही मेरठ से की थी। अब 2024 के चुनाव की पहली रैली मेरठ में ही हो रही है। साथियों, 2024 का ये चुनाव सिर्फ एक सरकार बनाने का चुनाव नहीं है। कौन सांसद बने कौन न बने इसका चुनाव नहीं है। 2024 का चुनाव विकसित भारत बनाने के लिए है। ये चुनाव मात्र चुनाव नहीं है, ये चुनाव उन लोगों को फिर से सही जगह दिखाने का समय है जिन लोगों ने सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने का कार्य किया है। ये चुनाव फैमिली फर्स्ट बनाम नेशन फर्स्ट के बीच में है। माफिया राज बनाम कानून के राज के बीच का है। भ्रष्टाचार बनाम जीरो टॉलरेंस के बीच का है। तुष्टीकरण बनाम सबका साथ सबके विकास के बीच का है। स्वार्थ के परिवार बनाम मोदी के परिवार के बीच का है। जातिवाद बनाम गरीब कल्याण के बीच का है। एक तरफ विकास को लेकर के चलने वाली सरकार और दूसरी तरफ षड्यंत्र हजार करने वाले वह नापाक गठबंधन के लोग जो तमाम प्रकार की भ्रम की भावनाएं पैदा कर रहे हैं। और पूरे देश के अंदर आज एक ही आवाज है और वह आवाज जो आज देश के अंदर जुड़ रही है, जो देश ने देखा अपनी आंखों से, युवाओं के लिए आजीविका भी है तो उनकी आस्था का सम्मान भी है। और मित्रों, हम सबको तय करना है कि हमें कर्फ्यू चाहिए या कावड़ यात्रा चाहिए। और यह हम सब इस बात को जानते हैं, यह देश मोदी जी की गारंटी पर विश्वास करता है।